हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग वेक्टर टॉपिक पे बात कर रहे थे। अब उसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेड ये सब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम की। चलिए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं उसी पे बेस्ड, जो कि आपकी किसी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आई हुई है और आके आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में उसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि वो पूछा जा सकता है। तो चलिए, ये प्रॉब्लम आपके 2002 में आई हुई है और वो क्या है कि जस्ट आपका कोई वेक्टर दिया हुआ है जो कि सोलिनॉइडल है। देन हमें बताना है क्या कि कांस्टेंट की ए की वैल्यू क्या होगी। आपका वेक्टर ए इज गिवन बाय 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3y माइनस z कैप प्लस 2x माइनस az k कैप इज सोलिनॉइडल इफ द कांस्टेंट a हैज़ अ वैल्यू। एक्चुअली कोई वेक्टर सोलिनॉइडल कब होगा, इरोटेशनल कब होगा, ये हमने आपको पहले वीडियोज़ में बता रखा है। पहले मतलब वेक्टर टॉपिक के वीडियोज़ में, उसमें एक दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में किसी में बता रखा है। तो यही बात है ना, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी वीडियो जब आपका बन रहा है उसमें जो भी चीज़ हम आपको बोलेंगे वो आपको नोट डाउन करना है, वही आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और ये चीज़ें तो आप वैसे भी और लोग जानते होंगे जिन्होंने मतलब अपना हाल ही में एमएससी कंप्लीट किया है और जिनको बहुत टाइम हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये रिमाइंड करने की चीज़ें हैं। तो आपको जस्ट नोट डाउन करते रहना है। अब चूँकि कोई भी बुक लेंगे तो इस तरीके से आपको उसमें पूरी तरीके से हर जगह लिखा नहीं मिलेगा। तो अब ये सोलिनॉइडल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तब जा करके जब हम यहाँ पे बात ये कहते हैं ना कि आपका मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे ऐसा क्यों कह देते हैं। वहाँ पे भी एक, चलिए हम आपको ये बार बार याद दिलाते रहेंगे जब तक, क्योंकि ये भी आपका जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन ये है जो कि आपका पीजीटी 2002 या 11 में आपका आया हुआ था। जस्ट उन्होंने क्या पूछा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, वाई, बिकॉज द डाइवर्जेंस ऑफ बी इज 0, इट मीन्स बी इज ए सोलिनॉइडल वेक्टर। ओके, इस वजह से आपका ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये देखिए किस तरीके से सोलिनॉइडल वेक्टर है और बी भी 0 है, बी इट मीन्स बी सोलिनॉइडल है। तो यही चीज़ कहाँ कहाँ आपका यूज हो रहा है, किस तरीके से एग्जाम में आपका पूछ रहा है। पीजीटी का आपको मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से मिल गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हम चीज़ आपको बोलते रहेंगे कहेंगे इंपॉर्टेंट है तो आपको नोट डाउन करना है। और आपको वो आप प्रीवियस ईयर का अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर ले रखा है तो वो देखेंगे कि उन्हें ये चीज़ मिलेगी भी कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और उसी तरीके से हमने आपको कर्ल ऑफ जीरो इरोटेशनल भी बताया था। तो वहाँ पे ई आपका क्या है, स्टैटिक चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वो इरोटेशनल है, तो इट मीन्स कर्ल ऑफ ई 0 है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो वो क्या है, ए सोलिनॉइडल है तो आपको क्या होना चाहिए उसका, ए वेक्टर इज सोलिनॉइडल ओनली व्हेन इट्स डाइवर्जेंस विल बी 0। ओके, बस तो डाइवर्जेंस आप लगाइए 0 और आपको आंसर मिलेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म डी उसका आई कैप के साथ फर्स्ट टर्म का इसका डेरिवेटिव डेल बाय डेल एक्स आएगा। तो चलिए एक बार अच्छा हम लिख लेते हैं, जो कि जिनको नहीं मतलब अभी ध्यान है कि कैसे उसका डाइवर्जेंस लेना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया और आपका जो है 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3y माइनस जे कैप प्लस 2x माइनस az के कैप। ओके, तब हम देखें तो इसको क्या मिलेगा हमें। तो आई कैप इसके साथ 1 देगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई डैट जे कैप के कैप 0 होता है। सिर्फ ये आएगा तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ जे कैप, ये बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाया करेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सिंपल सा 5y का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और 5 के साथ साथ, और यहाँ पे कितना है, तो ये y के साथ डेरिवेटिव इसका दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद है az का क्या हो जाएगा आपका डेल बाई डेल जेड ऑफ दिस कंपोनेंट। तो यहाँ पे 2x 0 हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ az, तो आपका बच जाएगा क्या माइनस a इक्वस टू 0। तो ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा a इक्वस टू 538, a इक्वस टू 8।
तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो किस तरीके से हमने सोलेनॉइडल वेक्टर पे प्रॉब्लम सॉल्व की। कोई आपका वेक्टर ए है जो कि सोलेनॉइडल दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होना है, हमें बताना है कि किस वैल्यू ए के लिए ये वेक्टर आपका सोलेनॉइडल है। तो जस्ट उसका डाइवर्जेंस आप ए इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये चीज़ आपकी आ गई। और साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, अब आपको ये वाली प्रॉब्लम, अभी इवन ये कहिए इसी तरीके से आपका CSIR में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। और वो क्या बोला था उन्होंने, सोलेनॉइडल ना करके कि उन्होंने बोला था गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या वैल्यू होगी, इसी तरीके से दिया हुआ था इक्वेशन वेक्टर ए के लिए। तो उसमें कोई कांस्टेंट आपका के था, तो कोई कांस्टेंट हो डजंट मैटर। तो सोलेनॉइडल के लिए जगह पे उन्होंने बोला था गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। तो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। अब ये पॉइंट नोटेड पॉइंट है, ये आपको याद कर रखना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अब हम हर चीज़ तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, नोट नहीं कर सकते, तो आपको ये चीज़ जस्ट वीडियो देखते समय आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि किस तरीके से प्रॉब्लम आई हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो CSIR या गेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका छूट चुका है, मतलब CSIR और गेट एग्ज़ाम से कंटैक्ट 3 से 4 साल हो चुके, उन्हें MS से पास आउट हुए। तब उनके लिए चीज़ें दोबारा से रिमाइंड करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो आने वाले एग्ज़ाम में आसानी से अपना नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से सिंपल सी प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट कर पा रहे हैं। ओके, तो जस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई भी कोचिंग आप कहीं पे भी अटेंड ज्वाइन करिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट सिर्फ एक ही चीज़ का है कि आपका जो सोर्स है, रीडिंग सोर्स, या मतलब कोई कंटेंट किस तरीके से आपको कहाँ से मिल रहा है, वो मैटर करेगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है। ओके, बाकी करना आप ही को है, बस आपका कंटेंट और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे बड़ी नहीं है जो किसी को ना आता हो। बस उसके पास किसके पास कितना अच्छा कंटेंट है और कौन कितने कंटिन्यूटी से पढ़ाई कर रहा है, तो वही आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था UKSC में। एक्चुअली उत्तराखंड का भी अभी PGT TGT का भी आया हुआ है एग्ज़ाम, तो उसमें हर स्टेट के लोग भी बाकी स्टेट के भी एलिजिबल हैं, बट उसमें क्या है कि कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप सबको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अदर स्टेट के जो उत्तराखंड के हैं उनको तो मिलेगा ही। तो वहाँ पे भी आया हुआ है PGT का एग्ज़ाम। एक्चुअली भी हाल उसके पहले भी दिल्ली PGT का भी आया हुआ था, जो कि बहुत पहले ही मार्च अप्रैल में आया हुआ था। तो अभी तो जो लेटेस्ट में चल रहा है वो उत्तराखंड PGT का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कर ले, शायद उसकी भी डेडलाइन करीब है। तो और साथ ही साथ UKSC का है, और जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है। तो ये भी वो जो भी कैंडिडेट मतलब PGT के एलिजिबल हैं वो RPSC के लिए एलिजिबल है लेक्चरर पोस्ट के लिए। एक्चुअली वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है वो उसमें मतलब विदाउट आपका LS के भी आप एलिजिबल है। अदरवाइज़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास LS होना चाहिए, लेक्चरशिप CSIR नेट या JRF। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ये क्वेश्चन की, जो कि आपको उत्तराखंड उसमें PGT में आया हुआ था। और वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था कि वैल्यू ऑफ M फॉर विच द गिवन 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर। ओके, तो एक बात ये कोप्लेनर की हम कहें तो आपका कोई भी वेक्टर्स है वो कोप्लेनर कब होगा। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है कोप्लेनर का वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी अक्सर। और वो क्या है, हम बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन है, एक्चुअली आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, मतलब 2 वेक्टर्स का। अब हम बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो डिफाइन होता है ठीक है। और ये सिंपल सा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, बॉक्स ऑफ ABC। और इसे हम मतलब अगर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। तो जैसे साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि A की जगह क्या आएगा, B आएगा, B की जगह क्या आएगा, C आएगा, और फिर C की जगह क्या आएगा, अगेन A आएगा। वही आपका साइक्लिक, ये A और फिर देन B मतलब देन C। तो अगर आपको मतलब साइक्लिक ऑर्डर में अगर चीज़ें आ रही हैं तो उसका वैल्यू, उसका मान नहीं बदलता। तो ये BCA हुआ, ये BCA हुआ, और इसी तरीके से C, और ये क्या हो जाएगा A
क्रॉस बी, इसका क्या हो जाएगा सी ए बी हुआ, बॉक्स इसे लिखते हैं, बॉक्स पढ़ते भी हैं। तो ये क्या हुआ सी ए बी, और ये क्या देता है वॉल्यूम देता है आपको, किसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका ए बी सी। हम देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो मिलर इंडिसेस में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जब आप वहाँ पे निकालते हैं तो फिर आपको इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, आपको एक बार हम जस्ट क्विक रिमाइंड करा दें उनके लिए जिनको कि फॉर्मूला याद है, और जिन्हें नहीं याद है तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स करा रहे होंगे तब वहाँ पे बताएंगे कि ये चीज़ हमने आपको पहले मतलब वेक्टर वाले टॉपिक में बता रखी है। तो आप इसको रिवाइज करके वहाँ पे जाएंगे तो आपको सुविधा होगी आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में। तो किस तरीके से हम कह रहे थे, जस्ट क्विक रिमाइंड एक बार देख लीजिए। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में हमें अगर ए स्टार बताना होता था तो हम कैसे बताते थे, मतलब आपका वेक्टर बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। तो यह आपका जो होता है वो यही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ निकालना सीखे रहेंगे तो आप चल के जब आप वहाँ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाल रहे होंगे तब फिर वहाँ पे आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो ये इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझा, और साथ ही साथ इसलिए भी यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि वॉल्यूम हम डिस्कस करते और कोप्लेनर डिस्कस करते, तो इस वजह से। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बात कि हम बात कर रहे थे, तो चलिए, तो ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि इस तरीके से डिफाइन होता है। और ए बी सी क्या देता है, आपका वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का। और यही आपका बॉक्स जीरो होता है कब, जब आपके ये 3 गिवन वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। और जब कोप्लेनर हो गए तो उसमें वॉल्यूम की बात ही नहीं रही, क्योंकि आपको पता है जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 3D कॉन्सेप्ट है। तो 3D कॉन्सेप्ट में 3D है तभी तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे, 2D में तो वॉल्यूम का कोई मीनिंग नहीं। आपका जब कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है 2D, तो फिर हम कैसे उसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। आपका कोई ये मान लीजिए कोई प्लेन है, तो अब इसमें 3 वेक्टर है तो फिर इसमें वॉल्यूम कहाँ फॉर्म में हुआ, आपके लिए 3 वेक्टर मतलब वॉल्यूम के लिए तो मतलब 3 डायमेंशन होना ज़रूरी है। तो इस वजह से यही आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाया करता है जब आपका क्या कहते हैं कि कोई भी कोई दिए गए 3 वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता दें, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। 3 given vectors will be linearly dependent only when the determinant, एक्चुअली डिटर्मिनेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे भी एक्चुअली इस बॉक्स ऑफ ए बी सी की जो वैल्यूज़ होती है वो जस्ट आपका डिटर्मिनेंट होता है, किसका, इस तरीके से होता है। चलिए एक हम लिख के बताएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल है, जिसकी प्रैक्टिस रहेगी उसको जस्ट फिंगर पे उसके आंसर ऑप्शन रहेगा रिजल्ट। तो जस्ट अगर हम आपको ये कहें कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो ये होगा सिंपल सा आपका वेक्टर ए के कोफिशिएंट हुआ करते हैं पहली रोज में, तो हम A1 A2 A3 लिख ले। अब A1 A2 A3 क्या है आपको पता है, A1 कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, A2 कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, A3 कोफिशिएंट ऑफ के कैप, इसी तरीके से B1 B2 B3 और इसी तरीके से C1 C2 C3। ये आपका जीरो हो जाता है कब, जब आपके दिए हुए 3 वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, तब भी जीरो होता है। जब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं तब भी ये आपका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए आपका एक ही क्वेश्चन में किस तरीके से लीनियर डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन भी आपका इसमें आ रहा है। बस जस्ट आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ लेगा। जैसे सपोज इसी के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये 3 वेक्टर्स आपको कोप्लेनर ना करके वो बोल दे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तब भी इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो अब हम आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना है कि एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए कि ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर हैं। चलिए वेक्टर ए बी सी है, कोप्लेनर है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा और हम यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम अब इसका डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेते हैं, या फिर हम इस तरीके से बॉक्स ऑफ
ABC will be 0 if they are coplanar, and if this box is 0, then this implies this determinant should be 0, and determinant is the formed by these three vectors, and which is 1 here I cap, the coefficient of I cap is 1, j cap is -1, so here -1, और यहाँ पे k cap का कोफिशिएंट क्या है -2, और यहाँ पे देखिए तो 3 5 6, और यहाँ पे देखिए तो ये -1 4 m, -1 4 m, 1 -1 -2 3 5 6 -1 4 m। अब दिस डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन आपने ये सॉल्व किया तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो डिटरमिनेंट आपको निकालना आता ही है, जस्ट 1 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड रहेगा, ये यहाँ से 5m -6 4 = 24, और माइनस है, माइनस अगेन, तो ये आपका हो जाएगा +1, और ये इसके साथ क्या जाएगा 3m + 6 -2, ये जाएगा 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 = 0। अब m के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8m, और ये -24 + 6, और ये कितना 17 - 2 मीन्स -34 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है आ जाएगा कि -24 3m इतना, तो 5 3m इतना 8, और ये 6 -15 12 5 17 17 2 34, ये आ गया। अब आपका कितना हो गया ये 24 - 34, और चलिए 8m = 34 + 24 - 6, तो चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये आपका कितना हो जाएगा 34 + 18, इट मीन्स आपका जो m हो जाएगा वो कितना 8 4 हो जाएगा आपका 12 और 3 1 4 1 5 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितनी बार जाएगा 4 2 8 4 1 4 4 3, तो 13/2 ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका 13/2 इज़ राइट ऑप्शन। किस क्या किया, सिंपल सा उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, m के लिए सॉल्व कर लिया, तो m की जो वैल्यूज आई वो आपका राइट ऑप्शन। तो 13/2 थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताने के लिए बहुत ही मतलब स्लो में किए हुए हैं। आपको जब करना होगा तो आपकी स्पीड आ जाएगी अच्छे से, तो आप इसे कर पाएंगे। तो किस तरीके से आपका ये कोप्लेनर वाला क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो अब यही जब लीनियर अगर डिपेंडेंट भी पूछता कि फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ m दीज 3 गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट है, तब भी आपकी m की वैल्यूज यही होती। अब देखिए किस तरीके से साइंस में सब मतलब सेंटेंस का इंपॉर्टेंस है, मतलब क्वेश्चन आपका सेम है बट इसको कहने का ढंग अलग अलग है। तो इस तरीके से आपको हमने वेक्टर का ढेर सारी प्रॉब्लम्स कराई और उस पर बेस्ड, और जो कैंडिडेट्स जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहा है, या हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं या स्लो में कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से हेल्प की जाए कि आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि पर्पज़ हमारा तभी सॉल्व होगा जब आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी बेटर से। तो अब चलिए एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। चलिए तो क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो डॉट प्रोडक्ट देखा आपने, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए अब इसका
किसकी ज़रूरत क्या है समराइज़ करने की। समराइज़ करने से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इतना क्वेश्चन आप पे बन रहा है, कितना क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। आप दोबारा से जा कर के वीडियोस देख लेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पर मतलब नोट्स अपनी बना लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा हम लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया, उसमें वर्क डन की प्रॉब्लम भी की, और साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट में ये भी देखा कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो किस तरीके से मतलब उनका मतलब प्रोडक्ट जीरो होगा। फिर वहाँ पर अगर मैं कोई कॉन्स्टेंट दिया रहता है तब भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और वर्क डन हम इसमें निकाल सकते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हो रहा है तो। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते थे, और यूनिट वेक्टर के साथ साथ किस तरीके से हम टार्क निकाल लेंगे। अगर हमें दिया रहेगा फोर्स किसी पोजीशन वेक्टर के अलावा तो फिर हम उसमें आर क्रॉस एफ से फोर्स निकाल लेंगे। और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम जो कि जे वेक्टर जे इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, वहाँ से हम मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम में निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट। और साथ ही साथ अपने ट्रिपल प्रोडक्ट में देखा, इस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में देखा कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़ था। और साथ ही साथ हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड अप वो तो अभी हमने कराया। और साथ ही साथ डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, मैं आपको कहा था कि आपको मैं बार बार इसको रिमाइंड कराऊंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपका डॉट प्रोडक्ट में ये जीरो है तो मोनोपोल डाइवर्जेंस लीजिए, तो ये डॉट प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन समझ लीजिए। और क्रॉस प्रोडक्ट में ही बात आती है कि कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो फॉर स्टेशनरी चार्ज, या यूँ कहिए कि इरोटेशनल। इरोटेशनल है, ये सॉलिनॉइडल है। तो ये चीज़ें भी हमने देखी कि किस तरीके से सॉलिनॉइडल वेक्टर होता है तो उस तरीके उसका मतलब वेक्टर क्या होना चाहिए, उसका डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अगर आपका कोई वेक्टर इरोटेशनल होता है तो उसका कर्ल क्या होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए। और ये तो हो गई डाइवर्जेंस और कर्ल की बात है। और उसी के साथ हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एनी वेक्टर एफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर एफ। और स्टोक्स थ्योरम आपका क्या कहता है, स्टोक्स थ्योरम कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर will be equals to the line integral of this vector। तो आपको ये बस ये याद रखना है कि वॉल्यूम से अगर सरफेस में आप जा रहे हैं तो डाइवर्जेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका यूज़ होना है। सरफेस से अगर लाइन इंटीग्रल में जा रहे हैं तो आपका वहाँ पे स्टोक्स थ्योरम यूज़ होना है। तो इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम की आपने, इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम की, और इसके साथ साथ आपने इस पे बेस्ड किस तरीके से लाइन इंटीग्रल और आपका और इवन इसका निकालना, अपने सरफेस इंटीग्रल निकालना सीखा। और साथ ही साथ आपने यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन प्लेन निकालना सीखा, जो कि क्या है आपका ग्रेड ऑफ एफ मॉड ऑफ ग्रेड ऑफ एफ, और वेक्टर एट एनी पॉइंट पी ए बी सी सपोज। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक मतलब जस्ट क्विक रिवीजन में कि समराइज किया चैप्टर्स को, किस तरीके से हमने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम की हुई है। जिन्होंने नोटेड पॉइंट नहीं बनाया है वो दोबारा बना लेंगे। क्या है आपका किस तरीके से इसका कर्ल जीरो होगा। अब देखिए इसी को हम कितनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, कैसे कर्ल ऑफ इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से अगर हम देखें ये सरफेस इंटीग्रल में देखें तो इसका जो लाइन इंटीग्रल भी होगा वो जीरो होगा। एक्चुअली अगर जब हम आपको वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे जब हम आपको वर्क की डिफिनीशन देंगे और कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है वो ये कि कर्ल ऑफ फोर्स एफ इज़ ज़ीरो एंड द एफ शुड बी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन और द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस। एक्चुअली इसी को हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम बता देंगे अगर आपका कोई वेक्टर एफ है जो कि अगर आपका कंजर्वेटिव है तो वहाँ से उसका लाइन इंटीग्रल भी जीरो आता है। ये आपका क्या इम्प्लाई करता है कि अगर आपका जो है ई डॉट डी एल ही कह लीजिए वो भी क्या होगा, जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब आपका ई की जगह पे आपका कंजर्वेटिव फोर्स का नोटेशन हम एफ ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका लाइन इंटीग्रल भी क्या आता है, जीरो आता है। और साथ ही साथ उस केस में एफ जो होता है वो ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन होगा। तो ये 3 से 4 प्रॉपर्टी हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। आपका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पहला ऑप्शन मान लीजिए उन्होंने कहा है कि इफ कैपिटल एफ इज ए कंजर्वेटिव फोर्स देन the following option will be one of the following option will be incorrect।
तो पहला ऑप्शन मान लीजिए है कि द कर्ल ऑफ द वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0, जो कि करेक्ट है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द गिवन फोर्स इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपका वो भी करेक्ट है। और इसी तरीके से तीसरा दे देगा, मान लीजिए कि द वेक्टर एफ विल बी द ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, जो कि वो भी करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन आपका दे देगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सिलेक्ट, तो आपको तभी सिलेक्ट कर पाएंगे कब, जब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी तब। तो इस वजह से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो भी आप मतलब वीडियोस देखेंगे उसमें पढ़ रहे होंगे तो आपको नोट्स खुद से बना लेनी है। नोट्स आपको प्रोवाइड भी कराई जाएगी, बट उसमें से मतलब मे बी सम पॉइंट्स मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि बताने पढ़ाने में और नोट्स बनाने में, क्योंकि नोट्स बनाना और वो सब दूसरे लोग बाकी लोग काम करेंगे, तो इस वजह से कुछ चीज़ें मे भी मिस हो सकती है। तो सब आप सबसे अच्छे आप फिक्रमंद आप अपने के आप खुद हो सकते हैं। इस वजह से बेटर ये है कि आप अपनी नोट्स खुद से बनाइए, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो आप उसको नोट डाउन करते जाइए, खुद पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती है तो उसे आप क्या कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप मतलब बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, मतलब लैंग्वेज ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया जा रहा है या फिर आपको और बेसिक बताना है, किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है तो आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। ओके, आज अब इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.